चलो आज हम लोग सिंपल मशीन का एक दूसरा टॉपिक देखेंगे जो है लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। लॉ ऑफ मशीन मेरा क्या कहता है? इट इज अ रिलेशन between applied effort and lifted load। क्या कहता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन अप्लाइड एफर्ट और लिफ्टेड लोड। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, इसको बंद कर दो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करेगा। ये रहता है, मैं लिख देता हूं पहले तो एक बार, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये हमारा मशीन लॉ है। इसमें जो P है हमारा, ये हमारा अप्लाइड एफर्ट है, ठीक है। W हमारा लिफ्टेड लोड है, लिखते भी लेना आप लोग, ठीक है, लिफ्टेड लोड। और ये क्या है? एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। C क्या है? एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ऐसा क्यों भाई? अगर कोई भी मशीन होगी, मान लीजिए हम तो पुली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जब पुली चलेगी, एफर्ट आपने एक तरफ लगाया, लोड आपका ऊपर की तरफ जाएगा अपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो होगा क्या कि फ्रिक्शन तो आएगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। उसकी वजह से जितना आप एफर्ट लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, पूरा रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा। यानी आपका एफर्ट, माना आपने 10 का लगाना चाह रहे हो तो 10 की जगह थोड़ा ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? मान लो अगर मैं 10 न्यूटन का एफर्ट लगाता हूं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो लॉस हो रहा है एक तरीके से। तो देखो कैसे इसको समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे और पुली के थ्रू, दोनों के थ्रू समझेंगे। अब जैसे एक ये पुली है, पुली पे रस्सी लगी है, मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं तुमको रस्सी। ये रस्सी है, ठीक है। इस तरफ इसमें एफर्ट लगा है और इस तरफ इसमें लोड लगा है। इसको हम अप्लाइड एफर्ट बोलते हैं, इसको लिफ्टेड लोड क्या बोलते हैं? लिफ्टेड लोड, क्योंकि लिफ्ट यही करेगा, ये अप्लाइड होगा, ये लिफ्ट करेगा। हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि मैं मशीन बना क्यों रहा हूं, उसकी एफिशिएंसी मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। क्या होगी? एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी या नहीं होगी। वरना पता लगा मैंने ऐसी मशीन बना दी, मान लो बाइक है, बुलेट है, पावर तो है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पेट्रोल कितना खाती है ना? तो कहीं ना कहीं लॉस है। पावर में तो अच्छी है लेकिन उस तरह लॉस है। और पावर की वजह से फ्रिक्शन कितना डेवलप होता हुआ, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो जो लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, वो भी तो 650 कहने के लिए फिर कम हो जाएगी पावर फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि क्रैंक पे जो पावर आ रही है मिलेगी नहीं पीछे तक। समझ में आ रही मेरी बात? तो मतलब फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो ये रस्सी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना रस्सी, तो कहीं ना कहीं
इस रस्सी में, इस पुली में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा कि नहीं होगा? आपने वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या पढ़ा था पहले? आपको याद होगा, मैं जब ऐसे बनाता था, ऐसे मान लो ये वेट है, यहाँ F लगा दिया और ये R लगा दिया, तो इधर ये म्यू R होता था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? आता था, ऐसे याद होता था। यहां आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो यहां देखो, अब सबसे पहले हम एफिशिएंसी समझते हैं। एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है हमारी, चाहे किसी भी मशीन की होगी, वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। यस और नो? यस और नो? एक और चीज, आपने कभी इनपुट अपॉन आउटपुट पढ़ा है? थर्मल में पढ़ोगे, रेफ्रिजरेशन में, थर्मल में पढ़ोगे, जो अप्लाइड थर्मल है ना, रेफ्रिजरेशन में पढ़ोगे, वहां आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा बिल्कुल इसका उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब यहां क्या है, हमारा आउटपुट क्या है? आउटपुट मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है? आउटपुट यहां क्या है हमारा, और इनपुट मेरा वेलोसिटी रेशियो है। ये सिंपल मशीन में एफिशिएंसी की फॉर्मूला है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है जब हम पुली पढ़ते हैं सिंपल मशीन में। अब हमारे जहन में ये भी आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। वैसे तो पहली वाली वीडियो में देख चुके हो आप, देखो अभी देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज MA ये होता है बेटे कि जितना आप यहां ये अप्लाइड एफर्ट लगाओगे, जितना एफर्ट लगाओगे आप, और कितना आप यहां से लोड लिफ्ट कर पाओगे, उन दोनों का रेशो। पहले एफर्ट लगा रहे हो तभी तो उठ रहा है, या पहले ही उठ जा रहा है ये बिना एफर्ट लगाए? पहले एफर्ट लगा रहे हो, पहले एफर्ट लगा रहे हो, इसका मतलब इनपुट कहां होता है हमेशा? देख रहा है नीचे, एफर्ट लगाया तो ये उठा है ऊपर। समझ में आई मेरी बात? इन दोनों का रेशो है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इट इज द रेशो ऑफ लिफ्टेड लोड टू द अप्लाइड एफर्ट। ये हो गया। और वेलोसिटी रेशो क्या होता है बेटे? वेलोसिटी रेशो होता है मेरा, वेलोसिटी रेशो क्या होता है हरीश? वेलोसिटी रेशो होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट P और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एफर्ट लगा और ये यहां से लेके नीचे तक पहुंच गया, यहां आ गया ये P, तो इसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां तक किया होगा कि नहीं किया होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, ये y अपॉन, और यहां ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये भी तो चला होगा। मान लो ये इतना आ गया, यहां पर चल करके यहां आ गए। समझ में आ रही मेरी बात? ये W तो यहां, ये सॉरी ये y खींच के नीचे आ गया और ये x दूरी चल के यहां आ गया। इन दोनों का रेशो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी रेशो। ठीक है, अब एक और चीज समझो, ये है हमारा MA और VR, ठीक है?
और अभी हमने एम में बताया W/V होता है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी क्या होती है, एफर्ट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड, ऐसा कुछ होता है। अब मुझे एक चीज समझनी है बेटे, यहाँ अल्टीमेटली मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए अगर मेरे को एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए। तो अगर मेरा टारगेट है एफिशिएंसी ज्यादा करना, तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज्यादा। दूसरी बात, इसके बिल्कुल अपोज में वेलोसिटी रेशियो क्या करना चाहिए, कम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मुझे एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा, और वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए, कम। वेलोसिटी रेशियो कम कैसे होता है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम देख लेंगे। ये होता है, कम कैसे होगा, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड, ये पता है ना तुम लोगों को। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इतना तो पता है ना। हाँ, तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और अगर ये घट गया तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली हमें यही करना है कि जब हम एफर्ट लगाएं तो मेरा जो ये लोड है ना, ये ज्यादा से ज्यादा यहां आ जाए, बिल्कुल यहां चिपक जाए। इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी ये जो डिस्टेंस है x बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रही मेरी बात आ रही है ना समझ में। डिस्टेंस क्या हो मेरी, ज्यादा हो। ज्यादा हो कि वेलोसिटी रेशियो कम, वेलोसिटी रेशियो कम तो एफिशिएंसी ज्यादा। समझ में आ गया। अब लॉ समझते हैं। लॉ मेरा ये कहता है कि P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। अब ये क्या है, अब यहां देखो, एक मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं, उसे एक बार देख लो आप। ये ग्राफ देख लेना आप। ग्राफ रीड करना सबको आता है ना भाई, आता है ना सबको ग्राफ रीड करना। कोऑर्डिनेट इसीलिए सिखाया जाता है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो इसीलिए सिखाई जाती है कि यहां काम आ सके बेटे, उसका और कोई कारण नहीं है सिखाने का, यही है कि आप सीख सको कुछ। ये मैंने एक्सेस बना दिया आपके लिए, ये 0,0 है, ठीक है। और इस तरफ जब जाएंगे आप तो इधर आपका होगा लिफ्टेड लोड। क्या होगा, मैंने अभी मशीन की डेफिनेशन बताई थी आपको, लॉ ऑफ मशीन बताया था। इट इज अ रिलेशन, क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन लिफ्टेड लोड एंड अप्लाइड एफर्ट, दोनों के बीच में संबंध है। इधर हम अप्लाइड लोड लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहां देखो ग्राफ, ये मैंने यहां सी लिखा है, बताऊंगा ये सी क्या है। कुछ ग्राफ ऐसा जा रहा है, मान लो ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है, ये लॉ ऑफ मशीन है।
अप्लाइड एफर्ट टू लिफ्टेड लोड। अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट यहां पर W, P हो, क्या हो? हाँ, अप्लाइड एफर्ट है। अच्छा ये ठीक है, एफर्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही रहा होगा। यहाँ लिखा। उसके बाद क्या है कि यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट होगा बेटे, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो 0, क्या हो जाएगा? C। अब जब हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं और दो हमारे पास पैरामीटर हो जिसको हम x में और y में शो करते हो, तो जाहिर सी बात है मुझे वैल्यूज कभी बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे करके। ठीक है, मान लो ये पुली है और पुली में मैंने यहां एफर्ट लगाया है और यहां हमारे पास W है, तो मैं धीरे धीरे करके एफर्ट लगाऊंगा इसमें। पहले 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, मान लो यहां 50 न्यूटन है तो मैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, आपको पता है ये 50 न्यूटन मेरे ख्याल से 5 न्यूटन से उड़ जाएगा अगर आप वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो सोचो अच्छी मशीन है कि नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? तो हम निकालते ऐसे ही हैं, ग्राफ ऐसा जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा जाएगा, अगर हमने पढ़ा है तो y = mx + c से, ये इक्वेशन सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जाएगा ये होगा P = mw + c से। कैसे गया है ये भी देख लो। मान लो ये एक ट्राइंगल मैंने शो कर दिया, मान लो मैंने क्या किया, ट्राइंगल, और यहां से लेके यहां तक कोई एंगल है, मान लो थीटा, क्या है? थीटा है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटे? अगर ये C है तो यहां से लेके यहां तक तो ये P है, यस और नो? ये तो P है ना, P में से C घट जाएगा, कितना आ जाएगा? P - C आ जाएगा। और यहां से लेके यहां तक कितना है? ये W है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, जब प्रवणता निकालते थे, स्लोप निकालते थे, tan थीटा ही करते थे यहाँ पे भी। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? P - C अपॉन क्या है? W। इसी को हम क्या बोलते थे? ठीक है, तो यहां से कैसे आ जाएगा ये? P - C = mw, यस और नो? और इसके बाद आ जाएगा P = mw + c। समझ में आया? तो ये हमारा नियम है। अब इसमें m समझ में नहीं आ रहा होगा, m क्या है? व्हाट इज m? m है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? ऑफ फ्रिक्शन, या आप कह सकते हो स्लोप। क्या कहोगे? स्लोप भी कहते हैं, स्लोप इसे ही तो बोलते हैं, स्लोप। ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप है। ठीक है, स्लोप है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं आप इंटरसेप्ट, अंतःखंड। क्या बोलते हैं? अंतःखंड बोलते हैं। वैसे क्या है ये? यहाँ पे, यहाँ पर क्या है ये? मैंने बताया था अभी सी, क्या? एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। सी क्या है? दिख रहा होगा यार, ये लॉस्ट ही तो है इतना, जब यहीं से स्टार्ट हुआ एफर्ट, स्टार्ट यहां से हुआ एफर्ट। आप इतना एफर्ट लगाते जा रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपने इतना एफर्ट बेवजह लगा दिया और ये मूव ही नहीं कर रहा, ये मूव ही नहीं कर रहा ऊपर की तरफ, आपने इतना एफर्ट लगा दिया उसमें। समझ में आ रही मेरी बात? अब आपने यहां तक का जो एफर्ट लगाया इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ,
जैसे ही आपने एफर्ट यहां के इसके बाद लगाया, सी के बाद, तब ये मूव करना शुरू हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से ग्राफ डेवलप हो जाएगा और यही एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मशीन बताना है तो आप सीधे लिखोगे NW प्लस सी और ग्राफ बना के आ जाओगे और एफिशिएंसी बता दोगे, मैकेनिकल एडवांटेज बता दोगे, वेलोसिटी रेशियो बता दोगे। दैट्स इट। ठीक है, रुक गई।